हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी और क्लासिकल अप्रोच। ठीक है। देखिए, क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल अप्रोच बेसिकली ट्रेडिशनल व्यूज को कहते हैं, जो 1929 तक के लोगों का माना जाता था। अगर हम उनके ईयर की बात करें कि ये शुरू कब हुआ था, तो क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल अप्रोच जो शुरुआत हुई थी वो 70s के टाइमिंग है, जब ये सब चीजें शुरुआत हुई थी। यानी अगर हम देखें तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स जिनका नाम जो है टॉप पे आता है 1756, जिनका नाम था डेविड ह्यूम। इन्होंने गाइस सबसे पहला आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल का नाम था द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी इनका इनका सीधे सीधे कंसेप्ट था कि ये आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझाना चाहते हैं। लेकिन एक आर्टिकल था ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। मैं यहाँ पे आर्टिकल भी लिख देता हूँ, आर्टिकल का नाम द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये ध्यान रखना, आपका कोई भी एग्जाम हो, एकेडमिक हो या आपका एंट्रेंस हो, क्योंकि हम लोग सीयूईटी पीजी एंट्रेंस और आपका आईआईटी जैम एग्जाम, उन दोनों के लिए आपकी तैयारी करवा रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो टॉपिक्स है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये आपके आगे के एग्जाम्स में भी डेफिनेटली आएंगे। अगर आप लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, सारे जितने भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे और हमारा प्रोसेस चल रहा है। इससे पहले भी मैं काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपको हमारे चैनल के बारे में आज ही पता लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक गाइस पहुंचेगी, जितनी भी हम चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ ही गाइस हमारी वेबसाइट famiconclasses.com, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। वहां पे दोस्तों जो भी मैं चीजें करा रहा हूँ वो पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर में अवेलेबल है। दैट इज, हम लोग अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो जैसे कि आप देखेंगे मैक्रो, तो मैक्रो के टॉपिक वाइज लेक्चर्स की लिस्ट है, वीडियोस की, वो यूट्यूब पर है, लेकिन आपको पूरी लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपने सिलेबस का इंडेक्स चेक करके अपने काम की वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमने यहाँ पे नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए हैं, तो आप वो नोट्स भी देख सकते हैं। और उसी के साथ हमने कुछ असाइनमेंट्स भी दिए हैं, और थोड़े बहुत अगर आप क्वांटिटेटिव अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, या अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो वो सब कुछ है, और वो सब कुछ आप लोगों के लिए है। बस आप पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तो हम बात कर रहे थे अभी क्लासिकल अप्रोच की। तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो 1756 में एक इकोनॉमिक्स आए थे, जिनका नाम था डेविड ह्यूम। उन्होंने दोस्तों एक आर्टिकल लिखा द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कंप्लीटली बेस्ड था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बेस्ड था गाइस, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर बेस्ड था। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर बेस्ड था। और साथ ही दोस्तों, इसके बाद में एक और इकोनॉमिक्स था, यानी 1776, जो हमारी वर्ल्ड लेवल में काफी फेमस इकोनॉमिक्स थे, जिनका नाम है एडम स्मिथ। तो ये, मतलब आप मान के चलें, तो इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक आर्टिकल नहीं, इन्होंने एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को एक बुक में लाके दे दिया, जिस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, एंड ही वॉज एक्चुअली द ग्रेट पर्सन जिन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल व्यूज, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, एडम स्मिथ दौर के पर्सन है, एडम स्मिथ उस दौर के पर्सन है जिस टाइमिंग में हमारे वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिकल इकोनॉमी चलता था। पॉलिटिकल इकोनॉमी का जनरल मतलब होता था कि यहाँ पे सिंगल हैंडेड डिसीजंस होते थे। ठीक है, तो ये उस दौर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो फादर ऑफ इकोनॉमी जिनको बोला जाता है, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है,
अब इनके साथ में ये दो हो गए, इसके बाद में आप स्टुअर्ट मिल का नाम ले सकते हैं, राइट, एंड आप जेबी सेफ का नाम ले सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इकोनॉमिक्स है, आप सबका नाम ले सकते हैं। इन सबको यानी सबसे पहले 1756 से लेकर 1929 तक जितने भी इकोनॉमिक्स आए थे, मैं कहना चाहता हूं जितने भी इकोनॉमिक्स आए थे, अब वो हो सकता है कि उनकी थ्योरी बाद में, जिनकी थ्योरी इससे पहले पहले तक आई थी, उन सबको प्योर क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इकोनॉमिक्स है अल्फ्रेड मार्शल, एक इकोनॉमिक्स है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स में, बहुत बड़ा। इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड जैसी चीजों को इन्वेंट करा था, ठीक है, काफी चीजें इन्होंने बताई थी अल्फ्रेड मार्शल। अब अल्फ्रेड मार्शल को क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है और और नेओ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल का नाम लिखूं बीच में कहीं पर, तो अल्फ्रेड मार्शल जो थे आपके क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी थे, यानी प्योर क्लासिकल इकोनॉमिक्स। प्योर, प्योर मतलब जिनकी एक सटीक थ्योरी थी इकोनॉमी को लेकर, और इनकी कुछ अजम्पशन भी मैं आपको लिखूंगा, 5 अजम्पशन लिखूंगा जो ये सबके सब मानते थे। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी थोड़ी सी और एक्सटेंडेड थी, इसलिए उनको नेओ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग गाइस आगे बात करेंगे। नेओ क्लासिकल थ्योरी, देखिए जैसे आपने क्लासिकल लिखा, ये आपका प्योर क्लासिकल हो गया। मैं बताना चाहता हूँ इसी के आगे प्योर क्लासिकल लग जाएगा, जो कि हम आज से शुरू कर रहे हैं। प्योर क्लासिकल कराने के लिए मुझे 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको, एंड मेरा ये कोशिश है कि मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊं कि आपका जो मेन पर्पस है वो पूरा हो जाए। एंड आई ऑल्सो, आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता रहूं इन सब चीजों पर। वो मैं ऐसे ही करूंगा कि आपकी जो वेबसाइट है semiconclasses.com की, तो वहां पर मैं असाइनमेंट के फॉर्मेशन में दे दूंगा, ठीक है। तो हेडिंग होगी क्लासिकल, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में आप वहां पर गए, नोट्स पे आपने क्लिक करा, तो वहां पे हेडिंग होगी प्योर क्लासिकल थ्योरी। प्योर क्लासिकल थ्योरी में आपको होगा असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 या एक ही असाइनमेंट हो सकता है, या मैं ऐसा करता हूँ एक ही असाइनमेंट में क्वेश्चन तैयार करते करते आपको देता रहूंगा, और आप भी ये कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, और आप, मैं वहां पे एक ऑप्शन दे दूंगा कि आप जो है सबमिट कर सकते हैं अपना आंसर, ठीक है, आप सबमिट कर सकते हैं अपना आंसर, जिससे कि दूसरे लोगों को भी अच्छे से अच्छे आंसर्स मिले। बट वो सबके पास नहीं जाएगा, वो सिर्फ हमारे पास आएगा, हम उसको चेक करेंगे, और जो बेहतर आंसर होगा वो हम फिर सबके लिए प्रोवाइड करेंगे, अगर आपकी परमिशन हुई, ठीक है। तो वही सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे प्योर हो गया, एक नेओ क्लासिकल हो गया, एक न्यू क्लासिकल हो गया, ये 3 क्लासिकल थ्योरीज हैं, प्योर क्लासिकल, नेओ क्लासिकल और न्यू क्लासिकल। बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक है, डिस्कस करेंगे, एंड काफी कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा। और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भले ही मुझे कितना भी आता है, मैं फिर भी रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा आप सीखिए, बहुत कुछ मैं सीखता हूँ, फिर उसके बाद में आप बहुत कुछ सीखिएगा, फिर मैं आपसे थोड़ा सीखूंगा, तो ऐसी हमारी पढ़ाई लिखाई की होगी, ठीक है। तो ये थ्योरी थी 1756 से लेकर 1929 तक। ये वो टाइम था जब एक बोला गया कि ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन। तो अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन भी क्या था, मैं इसके ऊपर एक अलग से आपको एक वीडियो आपको बताऊंगा। पहले मैं क्लासिकल थ्योरी खत्म होने के बाद में, केन्स थ्योरी शुरू होने से पहले, मैं ग्रेट डिप्रेशन पे भी आपके लिए पहले रिसर्च करूंगा, ठीक है। जितनी नॉलेज मुझे है उसके बावजूद भी मैं काफी रिसर्च करके आपको पढ़ाता हूँ। देखिए सब नेम वगैरह लिखे हुए हैं, तो पहले रिसर्च करूंगा, फिर मैं आपको उस पर बताऊंगा। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड यहाँ से रफ कर देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले, सबसे जरूरी बात, हम लोग यहाँ पे अजम्पशंस की बात करेंगे, और ध्यान रखना मैं वो अजम्पशंस की बात करूंगा जो आपके एग्जाम में या फिर वो अजम्पशन जो इन सब ने फॉलो करी, यानी जो 1756 से लेकर टिल लास्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है, आखिरी इकोनॉमिक्स तक जो भी चीजें चली थी, उन सब ने फॉलो किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अजम्पशंस लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। आपके सीयूईटी के एग्जाम में assumptions आई हुई हैं, ठीक है। अगर आप देखें पास्ट ईयर पेपर्स अगर आपके पास हो, मैं भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
मैं आपके हर वो एरियाज के क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करने का ट्राई करूंगा। आई विल ट्राई। मतलब मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्योर क्लासिकल थ्योरी है उसका क्वेश्चन यूजी में कहाँ पर आया है आपको पता लग जाए। तो एक असाइनमेंट में लिखा हो ये क्वेश्चन यूजी में इतने साल पर आया था, फिर पीजी एंट्रेंस मतलब सीयूईटी और आईआईटी जैम में कहाँ पर आया, फिर यूपीएससी में कब आया था, वो सब कुछ आपको पता लग जाए। इससे फायदा क्या होगा, आप जिस भी फील्ड के हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमारे लिए क्वेश्चन टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले जो अजम्पशन मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले अजम्पशन है दोस्तों, इज परफेक्ट वेज प्राइस, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। ऑल्सो गाइस इसके नोट्स आपके जो है वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, तो इसलिए मैं हेडिंग लिख के डिस्कस करूंगा। देखिए, ऐसा होता था प्योर क्लासिकल थ्योरी में कि अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते थे, प्राइसेस इंक्रीज होते थे, ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाई वेज डिमांड कर लिया करते थे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मान लीजिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता था वेजेस पर। अगर किसी भी वर्कर की वेजेस बढ़ा दी गई हैं तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता था प्राइसेस पर। क्योंकि हम लोग ये अजम्पशन मान के चलते हैं अपने साथ में कि प्योर इकोनॉमिक्स, प्योर क्लासिकल मॉडल के अंदर जो इनपुट्स थे वो ओनली लेबर था। तो अभी हम सारी की सारी बातें करेंगे। तो हमारे यहाँ पे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी थी सबसे पहली अजम्पशन, जिसमें वेजेस में और प्राइस में इमीडिएट चेंज था, इमीडिएट चेंज एंड अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? इतनी अजम्पशन डिस्कशन काफी है, डिटेल नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो अजम्पशन है दोस्तों वो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ध्यान रखना, मैं वो अजम्पशन लिख रहा हूं आपके लिए जो सारे इकोनॉमिक्स ने फॉलो करी। तो ऐसा तो हर इकोनॉमिक्स की अपनी अपनी अलग अलग बुक्स थी। जैसे जैसे अगर हम बात करें, अब ये जो अजम्पशन है ये किसकी अजम्पशन है, ये वाली सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। एक इकोनॉमिक्स आपने सुना होगा जिससे उनका डिस्कशन मैं आगे भी करूंगा, उनका नाम था जेबी सेव। ध्यान रखना, जेबी सेव ने 1803 में, देखो ये डेट ये ईयर याद रखना, ये इकोनॉमिक्स का नाम याद रखना, ये सेव है, इनका नाम ही सेव है। ठीक है। जेबी सेज ने 1803 में जो अपने डिस्कशन किया, उन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी अजम्पशन मान के चले। उन्होंने कहा कि मार्केट में जो सप्लाई होगी वो अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेगी। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है। अब इसका मतलब ये था कि अगर मार्केट में कोई भी चीज प्रोड्यूस होगी, मार्केट में कोई भी चीज प्रोड्यूस होगी तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट में बिक जाएगी, सेल आउट हो जाएगी। तो हमें डिमांड की टेंशन नहीं लेनी है। और इनका मानना ये भी था कि मार्केट में एक तरह का मेरिकल है, सेल्फ सफिशिएंसी है, जिससे कि क्या होगा, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली रहेगा। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो क्या ध्यान रखना, मैं आपको सारी डायग्राम सिखाऊंगा। अभी के लिए मान लो डायग्राम ऐसा है, ये प्राइस है और ये आउटपुट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इन दोनों को ड्राइव करना सिखाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। लेकिन आप फिर भी आप अपने माइंड में रखिए, एक बार पिक्चर क्लियर करने के लिए दिमाग में रखना कि ये है हमारा एएस है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है। देखो, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, एडी इक्वल्स टू एएस, और ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो जेबी सेठ ये कहते थे कि जो हमारी इकोनॉमी में जितना भी सप्लाई हुआ है, यानी हमने मैक्सिमम सप्लाई करा है, वो ऑटोमेटिकली डिमांड हो जाएगा। तो नो नीड टू टेक एनी पॉलिसी इंटरवेंशन। ध्यान रखना, यही वो चीजें थी यहाँ पे, क्योंकि एक उन्होंने टर्म बोला था, सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, यानी हर कोई आदमी अपने लिए बेहतर कर लेगा। इन्हीं अजम्पशन की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से एक कंसेप्ट आया था, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ध्यान रखना, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कोई अलग से अजम्पशन नहीं थी। देखो, क्योंकि आप जब शुरुआत में सीखते थे
छोटे बच्चे थे, अप टू 12 तक चीजें सीखते थे, तो क्लासिकल थ्योरी में लिख दिया करते थे कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज द अजम्पशन, बट वो इनकरेक्ट है। जो मेन अजम्पशन हैं वो बहुत लिमिटेड है, वैसे है तो और भी, बट मैं आपको 4-5 बताऊंगा। वो 4-5 वो है जिन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो जिन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में। और एज यू नो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड रहना, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपको नॉलेज समझनी है चीजें, तो वो तो नोट्स आप देखेंगे, एंड अपार्ट ऑफ दिस, जैसे टॉपिक्स हमारी हो जाएंगे। मान लीजिए अगर मैंने अपना मेरा टारगेट है कि मैं जैसे ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इन सितंबर लास्ट वीक, तो मेरा टारगेट है बिफोर दिसंबर आपका ये मैक्रो कंप्लीट हो जाए, एंड आफ्टर दैट मैक्रो, फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आईआईटी जैम के एग्जाम से पहले मैं माइक्रो अपलोड कर दूं, ठीक है। आई विल ट्राई, एंड सब कुछ ही आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे। सिर्फ वीडियो को देखना काफी नहीं है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और सब्सक्राइब तो जरूर जरूर करना है। दोस्तों कभी कभी आपका एक छोटा सा स्टेप, मतलब मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ना जाने कितने सारे लोगों को फायदा पहुंचा जाता है, कितने सारे लोगों को। मान लीजिए आज आप हमें मोटिवेट करोगे, जैसे वही कमेंट, अच्छे कमेंट लिखकर, क्योंकि वो कहा है ना, वो किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि एक कलाकार के लिए ताली, ताली जो होती है ना, क्लैपिंग, उसकी मोटिवेशन में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। उसको एक दफा को पैसे ना मिले, लेकिन उसके लिए जो तालियां है ना, वही सब कुछ होती है। तो अब क्लैपिंग्स, अब मेरे को तो पता लगा आप क्लैपिंग कर रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका अब हमारे लिए यूट्यूबर्स के लिए क्या है, जो एजुकेशन वाले हैं, हमारे लिए बस यही हम अप्रिसिएशन होंगी आपके साइड से कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ठीक है। अगर आप मोटिवेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम मोटिवेट रहेंगे, एंड आगे ये दौर चलेगा। मैंने एक टॉपिक कवर किया था बस, ISLM मॉडल। ऐसे ही मुझे, जो लोग मुझे पर्सनली जानते थे उनके कॉल्स आ गए थे कि सर प्लीज कंटिन्यू द सीरीज, एंड नो डाउट मेल्स वगैरह का ऑप्शन होता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर प्लीज कंटिन्यू द सीरीज, काफी हेल्प हुई, तो वहां से मोटिवेट हुए, और आज आपको पढ़ा रहे हैं और ज्यादा, तो आज और आप मोटिवेट करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग अपनी टीम को बढ़ाते रहेंगे। आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, तो मैं माइक्रो भी खुद ही पढ़ाऊंगा, किसी टीचर को हायर कर लेंगे हम लोग, या किसी टीचर को भी अपनी मेंटेलिटी वाले लोगों को साथ में लेंगे, जो हमारी मेंटेलिटी है वो इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएगा, कोई मैथ्स वाला आ जाएगा, कोई स्टैट्स वाला आ जाएगा। कुल मिला के हमारे भारत के काफी सारे गरीब बच्चे, उनकी फाइनेंशियली हेल्प ऐसी हो जाएगी कि उनको विदाउट हाई कॉस्ट उनको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, और किसकी वजह से होगा, आप लोगों की वजह से होगा, ठीक है। तो ये एक मेरा छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट थी, ठीक है, प्रार्थना थी, जो आप शायद सपोर्ट करेंगे हमें, ठीक है। तो नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर गवर्नमेंट है भी तो गवर्नमेंट का काम होगा ओनली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क पे फोकस करें, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब चीजें। जैसे मैंने यहाँ पे एक बात और बताई थी कि परफेक्ट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसका मतलब ये भी रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट असम्पशन वाली बात आ जाती है, जो कि मेरी अगली असम्पशन है, दैट इज देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द गुड्स मार्केट, perfect competition in the goods market and input market। इसका मतलब ये होगा कि जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो आउटपुट है वो ओनली फंक्शन ऑफ लेबर होगा, ठीक है। जो हमारा आउटपुट है वो क्या होगा, ओनली द फंक्शन ऑफ लेबर, आउटपुट इज ओनली द फंक्शन ऑफ लेबर। तो लेबर है तो लेबर कॉस्ट क्या होती है, लेबर कॉस्ट बताओ क्या होती है, लेबर कॉस्ट होती है W, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की एफिशिएंसी वाली चीजें नहीं होंगी। इट मीन व्हाट, हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो हमारा MP होगा वो सेम होगा फॉर ऑल लेबर्स, ठीक है। जितनी भी लेबर्स होगी उन सबके लिए हमारा जो MP होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, वो सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये बोल के चलेंगे कि जो लेबर कॉस्ट है वो
सेम रहेगा। इवन ये चीज हमारी आगे भी इंपॉर्टेंट आएगी, ठीक है। एक बात आप प्लीज इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कांस्टेंट होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वन होगा, मैं कह रहा हूं हर पर्सन के लिए सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए जैसे जैसे आज के दौर में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिर मेरे सीनियर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, मेरा एक जूनियर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, या जो मेरा स्टूडेंट वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, तो टेक्निकली सबके एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। तो उस केस में अगर 5 लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो पांचों के इकोनॉमिक्स पढ़ाने का तरीका सेम नहीं है, या पांचों के इकोनॉमिक्स पढ़ाने के जो ये कह सकते हैं डिलीवरी सेंस है वो सेम नहीं है। आई होप यू आई होप यू गॉट माई पॉइंट ना। लेकिन वहां पे अजम्पशन मान के चलते थे कि जितने भी लोग होंगे उन सबका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो सेम नेचर का होगा, तो इस वजह से वो सब लोग सेम कॉस्टिंग पे चीजें जो है मतलब जो है काम करेंगे। वही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन लिखा है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि जो फर्म्स होंगी, फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला कंसेप्ट नहीं होगा। कोई भी पर्सन यहाँ पे जो है प्राइजेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई भी सिंगल सेलर। तो जितने भी कमोडिटीज होंगी, जितने भी गुड्स होंगे, सबका प्राइस सेम रहेगा। क्लियर? तो सबका प्राइस गाइस क्या रहेगा यहाँ पर? सेम रहेगा। लेकिन लेकिन ये जो एमपी है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी में, मतलब प्योर क्लासिकल के अंदर। मैंने बोला सेम फॉर ऑल पीपल, लेकिन इसकी खास बात क्या होगी कि ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर होगा। और इसी चीज को बताने ये चीज एक अजम्पशन भी है, राइट? ये चीज एक अजम्पशन भी है, काफी बड़ी अजम्पशन। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इकोनॉमिक्स में अगर प्रोडक्शन थ्योरी में, क्योंकि जब आप आउटपुट फंक्शन लिखते हो, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हो, तो वो हमारी प्रोडक्शन थ्योरी हो जाती है। तो प्रोडक्शन थ्योरी में सबसे बड़ा नाम मैं बताना चाहूंगा, थॉमस माल्थस। 18th सेंचुरी, थॉमस माल्थस सबसे बड़ा नाम हमारी इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्शन थ्योरी में। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारी फोर्थ अजम्पशन दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ऑफ लेबर। देखो इसका मतलब ये था, इस वाली बात का मतलब ये था, अब ऐसा समझ के रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो आउटपुट फंक्शन था वो एफ ऑफ एल था। ठीक है, देखो टेक्निकल समझना चीजों को। मैं एक बात ये जानता हूं कि यदि आप टेक्निकली चीजों को समझ जाओ, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज कम्प्लीटली टेक्निकल सब्जेक्ट। मैनी ऑफ देम स्केयर्ड, है ना, डरते हैं काफी सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, लेकिन यूपीएससी के लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं और मैंने जो है मेंस लिखे हैं, 2 बार मेंस लिखा है, बट मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज मैंने इंटरव्यू दिया है बट नहीं हुआ, तो आई एम ओके विद इट के ठीक है, नसीब में कोई चीज नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा तो ठीक है, पढ़ाते हैं। हो सकता है कि जो चीज मैं नहीं कर पाया, कमियां रही होंगी डेफिनेटली, वो मेरा कोई स्टूडेंट कर ले। ठीक है, हो सकता है ऐसा, डेफिनेटली आने वाले समय में कोई और कर ले। इवन मेरे 2 स्टूडेंट ने करा भी है ऐसा, जो मुझसे पढ़ते थे, ईशा सिंह, ईशा गर्ग मुझसे पढ़ती थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ा उन्होंने, और वो उन्होंने आईईएस ऑफिसर बने। ठीक है, पार्ट ऑफ दिस, फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो और भी लोगों के गाइडेंस में आते हो। ठीक है, बट ठीक है, तो वो उन्होंने पढ़ा था, उनका सिलेक्शन हुआ, बट मैं चाहता हूँ आगे और भी हो लोग। तो ठीक है, आई एम ओके विद इट। तो मुझे लगता है कि चलो पढ़ा लेते हैं, ज्यादा बेटर है। y इज इक्वल टू एफ एल, ध्यान रखना इट इज अ कॉनकेव फंक्शन। थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझना होगा आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉनकेव, क्योंकि जब आप इसको डायग्रामेटिकली बनाते हो ना, जब आप इसको बनाते हो डायग्राम में, ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं दैट इज y इज इक्वल्स टू, सॉरी, यहाँ पे आएगा n एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे आएगा आपका आउटपुट। तो ये कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ n, एल भी क्या, एफ ऑफ एल, और यहाँ पे एल रख लो, एल डिनोट फॉर लेबर। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब क्या है, व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस
production function with respect to labor, then it will basically positive. It means what? Labor is the good input. And one more thing, it is not partially, it is total. आप ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे कमांड करनी पड़ेगी। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली बात हो, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉनकेव वर्ल्ड लिखा, इसको डेरिवेटिव कर दिया, आपको अगर इकोनॉमिक्स वाली मैथ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे और मुझे लगता है कि काफी सारे लोग हैं जो इस चीज को चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक पर्सनल लेक्चर लूंगा, पर्सनल लेवल मतलब पूरा उस मैथमेटिक्स के बारे में होगा जितनी मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होती है, और वो न जाने कितने लोगों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये, और अगर मैं यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव कर दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये जो नेगेटिव टर्म कर रहा हूं ना मैं, इसी चीज को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। अच्छा, इसका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है? इसका रोल ये है, क्योंकि जब भी हम लोग अपनी इकोनॉमी हम लोग बात करते थे ना कि जो स्टेज होती है, प्रोडक्शन की स्टेज होती है, वो सेकंड स्टेज होती है, तो ध्यान रखना यही वो बात कर रहा हूं। दिस रिप्रेजेंट द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की किसी भी फर्म की, क्योंकि मैंने कहा ना थॉमस माल्थस बहुत बड़ा नाम है हमारी प्रोडक्शन थ्योरी में, जैसे एल्फ्रेड मार्शल हमारी माइक्रो के कंज्यूमर थ्योरी में बहुत बड़ा नाम है, एज थॉमस माल्थस। तो जब आप पढ़ते ना सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द इकोनॉमिक रीजन, मैं बताना चाहता हूँ इसी को आप कहते हो इकोनॉमिक रीजन, इसी को आप बोलते बेटा इकोनॉमिक रीजन। तो ये चीज आप कृपया अपने दिमाग में रखिएगा, दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक रीजन। तो ये वो इकोनॉमिक रीजन होता है जहां पे फर्म बहुत अच्छे से काम करती है, एंड समहाउ दिस इज द टोटल प्रोडक्शन कर्व, जो आपने कभी अप टू 12 तक की नॉलेज में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो यहाँ तक हमारी एक चीजें डिस्कस हो गई हैं, और हम लोग ये मान के चलेंगे कि डिमिनिशिंग का मतलब होगा कि डिमिनिशिंग का मतलब इकोनॉमिक रीजन ये होगा कि जो भी एडिशनल लेबर आ रही है वो पहले वाली लेबर से ज्यादा काम कर रही है। अच्छा, एक चीज तो ये बात समझ में ना, दूसरी बात ये भी है, हम कभी भी लेबर की बात नहीं करते जनरल लेवल पे, लिखने में लेबर लिखते हैं, बट टेक्निकली लेबर आर्स होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं एक लेबर हूं, समझ में आ रही है, मैं एक लेबर हूं, लेकिन आपको क्या मेरी शक्ल या मेरा टीचिंग आर्स, मतलब मैं रिपीट करूं अपनी बात को, मैं इंपॉर्टेंट हूं या फिर मेरे टीचिंग आवर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं? एक्चुअली में मेरे टीचिंग आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे टीचिंग आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या आप मान ली किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप उस कंपनी में आप उस कंपनी में जा रहे हो और शक्ल दिखा के वापिस आ रहे हो, डजेंट मैटर, कुछ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब वहां पे जाके काम करोगे। ये बात समझ में आ गई? ये तो एक हो गई अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात क्या होगी कि जैसे मैं ही हूं, मैंने आज आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए अब मैं जब इसका ये टॉपिक पूरा होने के बाद में मैं डीपीपी कराऊंगा, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थोड़ा सा डेरिवेटिव फॉर्म में होंगे, डीपीपी इफ रिक्वायर्ड, तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं आज जो पढ़ाऊं अपनी पहले वाली क्लास से ज्यादा अच्छा पढ़ाऊं, और फिर अगली क्लास जब पढ़ाऊं, ये कब होगा? जब मैं मोटिवेटेड काफी रहूंगा। वर्कर्स का मोटिवेशन क्या था? वेजेस ओनली, एम राइट हियर और नॉट? What is the workers motivation here? What's the labor motivation anywhere? किसी भी वर्कर का क्या मोटिवेशन होता है? वेजेस होती है, उसकी इनकम होती है, उसकी सैलरी होती है। बट हमारी मोटिवेशन क्या है? आप लोग, आपका सपोर्ट, आपके आपकी कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, मतलब आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए सब्सक्राइबर, तो हम इसमें खुश होंगे, समझो। तो हम कोशिश करेंगे, तो ध्यान रखना, अच्छी बात होगी नहीं हुई, वो अच्छी बात होगी ना, वही बात इधर भी मैं कर रहा हूँ, ये भी तो अच्छी बात होगी। यही बात है हमें अपने माइंड में रखनी कि इकोनॉमिक रीजन वो होता है जहाँ पे हमारा एक एडिशनल आउटपुट बनाने के लिए, लेट सपोज एक एडिशनल आउटपुट बनाने के लिए लेबर का पहले से कम समय लग रहा है। ठीक है, लेबर का पहले से कम समय लग रहा है, तो वो इकोनॉमिक रीजन होगा। तो एक हमारी यहाँ पे अजम्पशन थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी है। एक लास्ट अजम्पशन है, दैट इज क्लासिकल डायकोटॉमी। ठीक है,
ये थोड़ी सी अटपटी सी assumption है, बस ये आप चीजों को याद रखिएगा। क्लासिकल डायकोटॉमी, देखिए हमारी इकोनॉमी में होता क्या है, फिफ्थ assumption क्लासिकल, ठीक है। जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर होता क्या है, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक होते हैं रियल वेरिएबल्स, ठीक है, एक होते हैं रियल वेरिएबल्स और एक होते हैं नॉमिनल वेरिएबल्स। तो गाइस हमारी इकोनॉमी के अंदर दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं रियल वेरिएबल्स और एक होते हैं नॉमिनल वेरिएबल्स। अब इकोनॉमी में ये कहा जाता है कि अगर रियल वेरिएबल्स में कुछ भी बदलाव आ रहा है, अब जैसे मान लो रियल वेरिएबल क्या है, जैसे एग्जांपल लेबर, लेबर रियल वेरिएबल है, मशीन रियल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर लेबर में या मशीन में चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली आपका आउटपुट अफेक्ट होगा, इट विल अफेक्ट दी आउटपुट। अब आउटपुट क्या है, रियल वेरिएबल, ठीक है। इन सब रियल वेरिएबल के चेंज होने की वजह से आपकी इकोनॉमी से रियल वेरिएबल में चेंज आएगा। वहीं अगर नॉमिनल वेरिएबल की बात करें तो नॉमिनल वेरिएबल में हम लोग मान के चलते जैसे मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जो आपका नॉमिनल वेरिएबल है, ठीक ठीक है। तो नॉमिनल वेरिएबल जो मनी सप्लाई है उसमें अगर बदलाव आता है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट दी ओनली प्राइजेस, तो उससे आपके प्राइजेस चेंज होंगे। समझ में आई मेरी बात आपको या फिर ये नहीं आई? बहुत आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ और ध्यान रखना, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको वो इकोनॉमिक्स सिखा दूं कि आप मेरे लेक्चर देखने के बाद जब खुद स्टडी करो तो आपको प्रॉब्लम ना है। क्योंकि देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है या कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा दे और बच्चे फिर उसके बाद में बगैर कुछ पढ़े पेपर में टॉप करिए, ऐसा नहीं होता। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, आपको पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं आपको क्लास में थ्योरी नहीं लिखवाना चाहता, मैं टेक्निकल बातें करूंगा, वो सब थ्योरी नोट्स में आपके पास आ जाएंगी, शॉर्ट में लिखूंगा, प्लस आपको नॉलेज देना, ठीक है। जैसे मैंने बोला रियल वेरिएबल्स, तो एक तो चीज आप ये समझ गए और सीख गए होंगे, रियल वेरिएबल्स लेबर और मशीन होती हैं और उनसे आउटपुट अफेक्ट होता है, क्लियर। नॉमिनल वेरिएबल्स मनी सप्लाई जैसी चीजें होती हैं, उनसे प्राइस अफेक्ट होता है और प्राइस भी यहाँ पे नॉमिनल वेरिएबल। समझ में आई मेरी बात आपको गाइड दी है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। तो आज हमने अजम्पशन डिस्कस करी है, ठीक है। जल्दी से रिकॉल करो कौन कौन सी अजम्पशन थी। सबसे पहली अजम्पशन थी हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरी अजम्पशन क्या आती, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तीसरी अजम्पशन क्या आती, हमारी परफेक्ट कंपटीशन इन द गुड्स मार्केट एंड द इनपुट मार्केट, क्लियर। चौथी अजम्पशन क्या आती है हमारी, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। एंड पांचवी अजम्पशन क्या हमारी, क्लासिकल डायकोटोमी, ठीक है। तो ये पांच एजम्पशन है, प्लीज इन सारी एजम्पशन को याद रखो, ये वो एजम्पशन है जो सारे इकोनॉमिक्स ने फॉलो करी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो मैं लेबर मार्केट डिस्कस करूंगा ऑफ द क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल थ्योरी की, और वो एक क्लास में खत्म कर दूंगा। फिर उसके एक क्लास में हम लोग जिस जाने में ए जो लेबर मार्केट है उससे एग्रीगेट सप्लाई की डेरिवेशन होगी, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उससे आपका एग्रीगेट डिमांड डिराइव होगा, क्लियर। एंड एक सेशन में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का डिस्कशन करेंगे और हमारे यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस वही है कि आप जुड़े रहिए, ठीक है। और दूसरी क्लास आने का वेट करिए, और अगर ज्यादा समय हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें, तो जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द आपके वीडियोस पे काम करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।